या हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हसनैन भाई, आप जरा अपना इंट्रो बताए। आपका मुझे सिकंदर ने बताया था, लेकिन आई डोंट नो एनी मोर तो। यार मैं 35 मैकेनिकल इंजीनियरिंग CEME से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में पर्थ एज ए क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर काम कर रहा हूँ एक मेडिकल डिवाइस कंपनी में। मेरा पास्ट अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का, कि मैंने पाकिस्तान में भी इसी इंडस्ट्री में जॉब की। मैं सितंबर में ऑस्ट्रेलिया आया और फिर इसी फील्ड में मैंने जॉब्स वगैरह सर्च की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर में मुझे जॉब मिल गई थी इसी फील्ड में। सो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। होप सो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा आगे भी। हेलो। सही सही सही। अच्छा, आपकी थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मैं भी इंटरनेट का इशू हो। जी जी, आ रही है लेकिन थोड़ी सी बीच में ना। इंटरनेट कनेक्शन का इशू होगा अच्छा क्योंकि इधर अच्छा, मेरे सिग्नल्स कम नहीं आते हैं। सही है सही। और चले, मैं 37 मैकेनिकल का हूँ। हाँ। और आई हैव वर्क फॉर अबाउट 2 years इन KRL। और मेरे साथ जो और लड़के हैं ना ग्रुप में, हम्म उनमें भी ऐसा ही है, कुछ अभी भी वहाँ है, कुछ ने किया है। हम्म और राइट नाउ वी आर ऑल ट्राइंग कि हम ना निकल जाए। हम्म तो अच्छा, अच्छा ये बताइए कि आपने मेडिकल डिवाइसेस में यहाँ पे एक्सपीरियंस था ना, तो आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ भी तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा नीश एरिया था ना ये, काफी स्पेसिफिक, हाँ बेसिकली जो एक आपका वर्क एक्सपीरियंस। ये बेसिकली एक टोटली अलग फील्ड है। मतलब पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड जी जी। जिसमें आप मैंने एज ए क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर ही स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। फिर मैं एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर चले गया। फिर उसके बाद मैं प्रमोट हो गया क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। तो ये तकरीबन था 5 साल का एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में एज ए QA इंजीनियर मैंने स्टार्ट किया। इसमें काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं। हर हर क्या है, कंट्री के अपने स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं। आपने उसके अकॉर्डिंग मेडिकल डिवाइसेस की टेक्निकल फाइल्स और उसके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सारी चीज़ें कंप्लायंस आप पूरी करोगे, फिर उसके बाद ऑडिट्स के बाद ही आप मेडिकल डिवाइस को मार्केट में प्लेस कर सकते हो। एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी न्यू रेगुलेशंस आए हुए हैं हर तकरीबन हर रीजन के। उसमें अभी ट्रांजिशन चल रही है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से लर्निंग बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग भी है, मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है। सही 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 सही। अच्छा, तो वैसे तो हमारा एजेंडा जो था ना, वो मैंने कुछ चीजें नोट की हुई है, लेकिन आई थिंक इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम्म कि मैं ऑस्ट्रेलिया में मैकेनिकल इंजीनियर्स का, ये तो चलिए आपकी फील्ड हो गई, तो आप अपनी फील्ड का भी जरा आगे फर्दर, यानी कि 5 साल, 10 साल, 20 साल का जो स्कोप होता है ना, कि हम्म एक इंसान का जो करियर होता है, प्रोग्रेशन कैसे होती है, और जो बाकी भी फील्ड्स हैं। हम्म तो क्योंकि हम सारे मैकेनिकल इंजीनियर भी है ना ग्रुप में, तो इनका मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए क्या सीन है वहाँ पर। यार ऑस्ट्रेलिया इज टोटली अनप्रडिक्टेबल। इसमें अगर इनको मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है तब ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वीज़े ओपन करेंगे, अदरवाइज इनको कोई ज़रूरत नहीं मैकेनिकल इंजीनियर्स की। ये हम्म। इनका हर साल के साल चेंज होता रहता है, तो इट्स टू अनप्रडिक्टेबल कि आपने मतलब आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते जी अगले 5 साल या 6 साल के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो ब्राइट है। सो अभी लास्ट कितने ज़्यादा राउंड हुए हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, मतलब आई थिंक सो लास्ट 2 और 3 राउंड से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर्स को इनवाइट ही नहीं भेजे। इनकी पॉलिसीज सही। हर हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज होती हैं और स्टेट वाइज चेंज होती हैं। ठीक है, एक तो फेडरल है इनका 189, फिर इसके बाद 491 और 190 जो इनकी बेसिकली नॉमिनेटेड वीजाज हैं, उनकी पॉलिसीज भी हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज होती हैं। और डिपेंड करे, जरूरी नहीं है अगर इन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में लिख दिया है कि हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए, तो ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि इनको कितने चाहिए। ठीक है, जब इनकी लिमिट पूरी होगी उसके बाद
उसी ईयर में बेशक सेकंड इनवाइट में वो इनवाइट ही ना भेजे सेकंड राउंड। सो सही। ये प्रिडिक्ट करना कि अगले 5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में मैकेनिकल इंजीनियर्स की क्या वर्थ है, वो बहुत इधर मुश्किल है, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जरूरी नहीं हम्म। है कि आप टोटली मैकेनिकल इंजीनियर्स की ही फील्ड में जॉब करें। मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड जो एनजिस्को कोड है उसके आगे सब एनजिस्को कोड भी आते हैं, जिसमें प्रोडक्शन इंजीनियर्स के आते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के आते हैं, और उसके अलावा दो तीन और चीज एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ जाती है। सो अगर आपका बेसिकली आपकी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर की है और आपका एक्सपीरियंस प्रोडक्शन का है, इंडस्ट्रियल का है, या आप एरोस्पेस वाली साइड पे हैं, तो आप बेसिकली अपनी स्पेसिफिक उस एनजेस्को कोड के अंदर अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप बेसिकली अपनी डिग्री टाइटल के अकॉर्डिंग ही स्किल असेसमेंट करवाएं। उसमें सिर्फ ये होता है कि सही जब सही आप सही। जाहिर सी बात है, हमारी वाशिंगटन अकॉर्ड है, तो अगर मैं डिग्री टाइटल के अकॉर्डिंग और प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही स्किल असेसमेंट करवा लूँ, तो मुझे CDR रिपोर्ट, कंपिटेशन कंपिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट नहीं लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर मैं किसी दूसरे इंजेस्को बोर्ड में करवा रहा हूँ और वो मेरा डिग्री टाइटल नहीं है, तो फिर मुझे CDR डेफिनेटली लिखनी पड़ेगी। सही, सो तो सीडीआर एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, इसमें क्या होता है? हाँ, ये बेसिकली एडवांटेज हमें ही मिला हुआ है जिनकी वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रीडेशन है। अदरवाइज बाकी सारे जो पहले आते थे वो सारे डिमॉन्स्ट्रेशन CDR लिखते थे, फिर उनकी डिग्री असेस होती थी। CDR में बेसिकली आपने अपने तकरीबन कोई मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स लिखने होते हैं जो आपने इंडस्ट्री में किए हों। ठीक है, इसमें एक एकेडमिक्स होता है और मैंने दो जो हैं वो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स जी होते हैं जी जो जी। आप, जी जी, तो वो एक कंप्लीट सही, लिखने। तो ये मैंने काफी लोगों से सुने हैं, और मैं हैरान था कि यार ये किस जगह की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो जो असेसमेंट की एप्लीकेशन फिल की थी ना वाशिंगटन वाले रूट में, तो उसमें ये चीजें नहीं थी। हाँ, वो ये चीज़ एडवांटेज है हमें। बाकी जो है, अगर फॉर हाँ। एग्जांपल आप भी अगर मैकेनिकल इंजीनियर आपका टाइटल है डिग्री का, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपनी जो डिग्री असेसमेंट है वो प्रोडक्शन इंजीनियर की करवाऊँ या इंडस्ट्रियल इंजीनियर की करवाऊँ, तो उसमें ये होगा, फिर आपको CDR लिखनी पड़ेगी और अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा कि हाउ, मतलब आपकी रिलेट करती है प्रोडक्शन इंजीनियर एंड कोड से। सही 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 ये सही सारी सही चीज़ें सही फिर इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया को आप सबमिट करते हैं, वो असेस करके फिर तो देते हैं। सही सही सही। अच्छा, और असेसमेंट की जो दो टाइप्स है ना, एक नॉर्मल है और एक फास्ट ट्रैक है, तो इनमें कितना फर्क है तकरीबन टाइम का? नॉर्मल तो बेसिकली चूंकि आप आजकल काफ़ी ज़्यादा उनके पास बर्डन हुआ है, तो वो नॉर्मल की टाइमिंग 2 to 3 मंथ्स है, लेकिन फास्ट ट्रैक का वो विद इन 20 डेज वो आ जाता है। लेकिन अच्छा अगर आपके पास अच्छा टाइम अच्छा। टाइम है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि यार आप क्यों $350 आपने वेस्ट करने हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप नॉर्मल पे जी जाएं। जी जी। अभी अगर सही आप सही सही फास्ट सही। ट्रैक करोगे, फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल आ गया है, तो अप्रैल में फास्ट ट्रैक करने का इसलिए भी फायदा नहीं है क्योंकि राउंड्स ये क्लोज करने लगे हैं। मतलब एक एक मैक्सिमम एक राउंड होगा 189 का, वो नवंबर एंड या मई स्टार्ट में हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो राउंड चल रहे हैं, तो उसमें ये है कि अगर आप EOI अभी सबमिट भी कर दोगे, तो वो आपकी कंसीडर इसलिए नहीं होगी क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा EOIs हैं, तो वो और रैंकिंग के अकॉर्डिंग पहले वालों को प्रेफर करेंगे। अभी ये है कि अभी अगर आप कोई स्किल असेसमेंट करवाता है, उसके लिए यही है कि ना यार $350 ना वेस्ट करो, नॉर्मल करवा रहे हो, आपकी होपफुली मई एंड तक या जून के स्टार्ट में आ जाएगी, तो और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका जो बेसिकली EOI सबमिट हो जाएगी, और सारे जो आपका इनवाइट्स वगैरह आने हैं वो आने भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही है। सो ये सही चीज़ सही है। सही। अच्छा, और फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के साथ ये जो इनकी पॉलिसी भी चेंज हो सकती है? बेसिकली इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है ना, वही जुलाई टू जून, जो मतलब पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल ईयर यही होता है, तो इनकी जी पॉलिसीज जी। बेसिकली चेंज हो जाती हैं। अभी देखो पर्थ ने काफ़ी ज़्यादा इजी किया हुआ है, सॉरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा इजी की हुई है। इन्होंने लास्ट राउंड में जो अभी अप्रैल में हुआ है, इन्होंने तकरीबन 1050, हाँ 1050 इनवाइट्स भेजे हैं, जिनमें तकरीबन 700 491 है और बाकी 190 है। उससे पिछले राउंड में 2600 इन्होंने भेजे थे 190 के इनवाइट्स, और उससे पिछले में 2000। बेसिकली इनके पास काफी अच्छा। ज्यादा वो भी सीट्स अवेलेबल थी, इन्होंने भेज दी। अभी नेक्स्ट 2 राउंड्स में क्या आता है कि कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और पिछले राउंड्स में तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर्स को भेजे ही नहीं, अब ज्यादा आए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर को, प्रोडक्शन इंजीनियर को।
और इवन एक तो बंदा था जिसने 8 मार्च को ईओए सबमिट की थी, उसको 10 मार्च को इनवाइट आ गया था। तो इस टाइप के भी लकी पर्सन्स हैं। अच्छा, वो किसका किसका आया था फील्ड? प्रोडक्शन इंजीनियर। अच्छा। अच्छा, वाह, इस मतलब दो इस दिनों में। 2 दिनों में, लेकिन मसला ये है कि इधर लोग जो है ना झूठ बोलते हैं। लाइक मेरा एक जाने वाला दोस्त है, हम्म। उसने विक्टोरिया बैठा हुआ है, उसने डब्ल्यूए का एड्रेस डाल के जी बेसिकली सबमिट कर दी ईओआई 491 की, उसको 491 का इनवाइट भी आ गया। लेकिन अब वो ऐसा ही सी बात है, जो केस ऑफिसर है वो कह रहा है कि मुझे इन ईओआई सबमिट करने से पहले की इनवाइसेस दो। अब वो उसके पास इनवाइसेस नहीं है, ना उसके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी का कोई बिल उसके नाम पे है, ना कोई लीज एग्रीमेंट है उसके नाम पे। तो वो सारी चीजें असेस करते हैं। मसला यही हो रहा है डब्ल्यूए के साथ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 6 मंथ्स का अगर किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट है तो आप 190 की ईओआई सबमिट कर दो। अब बहुत सारे लोगों ने इवन सबमिट की हुई है 190, उनको इनवाइट भी आ गए, क्योंकि इनवाइट जब आप ईओआई सबमिट करते हो तब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होते। जब आप सिर्फ आप स्टेट कर मतलब सिंपली आपने बताना होता है कि मेरे पास ये चीजें क्रेडेंशियल्स हैं। हाँ, उसमें आपने पीटीई का रेफरेंस नंबर डालना होता है और साथ स्किल असेसमेंट का जो रिपोर्ट है उसका रेफरेंस नंबर, बाकी वो कुछ नहीं मांगते। बट जब इनवाइट आता है उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो अभी डब्ल्यूए सही। के साथ तो यही हो रहा है कि नई इनवाइट्स तो आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोगस डाले हुए थे। अब उनको वो कैंसिल हो रहे हैं, और फिर कैंसिल होने की जब कैंसिल हो जाए तो फिर 1 साल के लिए आप ईओआई सबमिट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। ये एक मतलब इशू आप है। एक। तो सही। जैसे ही अब इशू ये है कि पर्थ में अभी सिचुएशन ये है कि ना तो इधर अकोमोडेशन मिल रही है। मैं आपको अभी कोई कोई भी बंदा वगैरह अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहा है तो उसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पर्थ आओ। उसकी रीज़न ये है सही। कि पर्थ में ना अकोमोडेशन मिल रही है। अभी आप इमेजिन करो यार, एक रूम का रेंट $210 पर वीक, ठीक है, विच इज़ नॉट अफोर्डेबल। सही सही नॉर्मली सही। इधर रेंट होता है 150 160, लेकिन 210 एक स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं है। उसके बाद ये है कि उबर ने इधर साइन अप्स बंद कर दिए हैं पिछले दिनों। अच्छा उबर जो है वो अच्छा। नए साइन अप ले नहीं रहा। तो एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए रिकमेंडेशन यही है कि आप मेलबर्न विक्टोरिया वाली साइड पे निकल जाएं, या साउथ ऑस्ट्रेलियन साइड पे निकल जाएं, न्यू साउथ वेल्स निकल जाएं। ठीक है, तो ये बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी अच्छा। वाम उधर से भी इधर आई है। अ, तो इस वजह से इमिग्रेशन तो इजी है। आप आई डोंट नो ये जो इनका नया फाइनेंशियल ईयर आता है ये इसमें क्या करते हैं, अभी कोई सही। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये एक इश्यूज हैं इधर पर्थ में। अच्छा, सॉरी, मैं आपसे शुरू में पूछना भूल गया कि आप इमिग्रेशन करके गए थे या स्टूडेंट गए? नहीं, मैं एज ए 476 वीजा पे आया अच्छा, 476 पे, ठीक है। और फिर आपने वहां पर पीआर के लिए अप्लाई किया? हूँ। अभी मैंने अप्लाई अच्छा कर दिया और अच्छा। वेट कर रहा हूँ इनविटेशन के। लेट्स सी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि स्टूडेंट के तो मैंने ये इश्यूज सुने हैं ना कि यार $210, ये जो आपने रेंट बताया, और ये बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यार आजकल इनके एक थोड़ा सा हाउसिंग क्राइसिस सा चल रहा है ना, तो एज स्टूडेंट आजकल वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान से कंसल्टेंट्स लोगों को ऐसे भेजते हैं कि मैंने खुद एक बंदे से बात की थी कि यार आप यहाँ से $15,000 फी पे करके जाए, ठीक है, जो सेमेस्टर की फी होती है ना, हम्म। और यहाँ के तकरीबन कोई 30 लाख रुपए बनते हैं। तो आप वहां जाके ना आप पूरा कर लेंगे, मतलब कि आप अगले सेमेस्टर में 15,000 अर्न करके पे भी कर लेंगे। यानी ये कंसल्टेंट यहाँ से की किस। इसीलिए मिस गाइड करते हैं कि इनको मतलब अर्न तो बंदा कर लेता है, लेकिन अर्न करते करते जो बंदे की हालत हो जाती है वो कोई नहीं ना बताता कि हाँ क्यों। अब ऐसे है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में 2 तरह की जॉब्स होती हैं यार। आप एक तो चलो कैश की जॉब है, वो तो सेपरेट है, ठीक है। जो कैश की जॉब है उसमें फायदा ये है कि तो टैक्स बच जाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स, लेकिन उसके नुकसान काफी ज्यादा है। उसका सीन ये है जी, कि आप आप एक्सपोज होते हैं ना। एक्सपोज भी नहीं, आपका अगर कैट फॉर एग्जांपल वो अगर आपको पे नहीं करता आपकी सैलरी, तो आप जी जी कहीं वो उसको उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज आप जी कैश जी। पे हैं। दूसरा ये है कि आप अगर आप कुछ चीज अपने नाम पे बाय करना चाहते हैं और वो काफी ज्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि आपके पास कोई ना सैलरी स्लिप्स हैं ना कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस है।
तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसमें यही होता है कि फिर आप बेहतर जो स्टूडेंट्स को इधर सूट करता है वो ये है कि या 2 टाइप्स की जॉब है, या टीएफएन पे होती है या एबीएन पे। अब टीएफएन पे बेसिकली ये है कि जो टैक्स फाइल नंबर पे जॉब है वो टैक्स कट के ही आपको सैलरी मिलनी है, ठीक है? और बाकी जो एबीएन बिज़नेस नंबर पे है, उस पे ये होता है कि आपने हर साल के बाद टैक्स फाइल करना होता है। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली एबीएन की ही जॉब सूट करती है, जैसे उबर ईट्स होगी, उबर एक्स होगी, उसमें ये होता है लाइन टाइम लिमिट्स नहीं होती। आप इंडिपेंडेंट होते हो कि सही। आपने अपनी स्टडी भी मैनेज करनी है और आप साथ उबर भी कर रहे हो। उबर कर रहे हो, डो डैश कर रहे हो, दीदी कर रहे हो, वैसे किसी टैक्सी जी की जी। कंपनी के साथ बेसिकली अटैच हो। तो ये सारे बेसिकली एबीएन पे है और आप इंडिपेंडेंट हो। मतलब आपका दिल कर रहा है रात की जॉब करने का, आप रात को जॉब करो, ठीक है? और अगर आपने मॉर्निंग में करनी है, अगर आप फ्री हो, आपकी स्टडीज का बर्डन नहीं है, तो आप मॉर्निंग में कर लो। शिफ्ट्स का ये होता है कि शिफ्ट्स का मैंने जो एक्सपीरियंस किया पिछले 2 महीनों में जब मैं इधर आया था, शिफ्ट कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, शिफ्ट कभी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि मौसम इस तरह है कि मैं मेलबर्न में रहा हूँ पहले 2 महीने, फिर मुझे पर्थ में जॉब मिली तो मैं पर्थ आ गया। तो मेलबर्न का मौसम जरा अच्छा। अनप्रडिक्टेबल है। शिफ्ट्स समटाइम्स आउटडोर शिफ्ट्स होती हैं, बारिश हो रही है तो शिफ्ट कैंसिल होगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है शिफ्ट्स का। लेकिन जो सबसे ज्यादा शिफ्ट्स में भी जो अर्निंग है वो जो हार्ड काम्स है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का हो गया, उसमें पैसे अच्छे मिलते हैं, सिक्योरिटी में अच्छे मिलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी अच्छा। का पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। सही। बाकी उसके अलावा यही है कि उसमें बाउंड होता है बंदा कि आपने सुबह इतने बजे जाना है, इतने बजे वापस आना है। तो वो एक चीज स्टूडेंट्स को। ये जो हाँ, ये जो बिजनेस के अलावा जो आपने बताया टैक्स नंबर वाला, ये टैक्स फाइल उसमें वाला। बाउंड। दूसरा दूसरा ये है कि अभी जुलाई से ये फिर लिमिट कर रहे हैं ना कि 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक तो अनलिमिटेड थे, लेकिन जुलाई में अभी दोबारा वो कोविड का तो चलो खत्म हो गया अब, तो वो दोबारा 20 पे आ रहे हैं। अब फिर होता ये है कि जब आप टीएफएन पे जॉब कर रहे हो ना, तो जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसको भी पता है कि आप स्टूडेंट वीजे पे हो, आप 20 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर हम्म। सकते, लेकिन आपको करना होता है, तो वो फिर आपको वो वेज देते ही नहीं है। वो आपको वेज देता है बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन का कह लें, जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स को मिलती है 20-22 डॉलर पर आवर के हिसाब से, हम्म। जो कि इनकी गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है। तो फिर आप खुद इमेजिन कर लो कि जो बंदा 20-22 डॉलर पे कर रहा है और उसके पास टैक्स कट के उसके पास टेक होम जो 18-19 आ रहे हैं, तो वो कैसे फीस हम्म। पूरी करेगा? तो बेसिकली प्रेफर यही करते हैं जी लोग, जी जी। उबर वगैरह करें। सही और उबर से सही अर्निंग सही वगैरह सही। अच्छी हो जाती है। दूसरा एक और चीज़ है कि अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इवन मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक ही शहर है पर्थ, जिधर पर्थ का थोड़े से डायनेमिक्स डिफरेंट हैं। पर्थ में नाइट लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? ज़रा सही। सोफिस्टिकेटेड इस्लामाबाद वाले लोग हैं इधर, रात 9-10 बजे सो जाते हैं। सो अच्छा। सीन ये है कि इधर आपकी नाइट लाइफ नहीं है, तो ऊबर का काम भी जो है ना डे डे में ही है, नाइट में बहुत कम होता है। इवन हाँ वीकेंड्स पे होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो इसीलिए अच्छा। एक ये डिसएडवांटेज भी इधर है पर्थ वाली साइड पे। बाकी मेलबर्न सिडनी में तो थ्रू आउट 24/7 चलता रहता काम। अच्छा। अच्छा। दूसरा एक और चीज़ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और बाकी में, इधर आप रेंट पर वीक के हिसाब से देते हो, लेकिन मेनली जो उधर है मेलबर्न वाली साइड या सिडनी वाली साइड, उधर आप पर मंथ के हिसाब से देते हो, जो कि आपको बेसिकली एक सेविंग भी हो जाती है, क्योंकि एक ईयर में 52 वीक्स हैं और आपने 4 वीक्स का एक्स्ट्रा आप बेसिकली बिल दे रहे होते हो, रेंट दे रहे होते हो इधर पर्थ में हम्म। पर वीक के अकॉर्डिंग। सही 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 सही। अच्छा ये बताइए कि जो वीजा टाइप्स है ना, 190, 189 और 491, हम्म। इनमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है? 189 तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, उसमें तो आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। और 190 जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो फिर आप उसी स्टेट में रहते हैं 2 साल के लिए। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि अभी जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने तो एग्रीमेंट करना बंद कर दिया है 1 अप्रैल से। सो अभी अगर किसी को वेस्टर्न अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में भी आएगा 190, तो वो ही सीन है कि मे बी वो मूव कर सकता है अगर उसको जॉब मिल जाए। बाकी प्रोस कॉन्स अच्छा। तो 190 के ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इधर स्टे करते हो, आपको 190 आता है, आप 6-7 महीने कंटिन्यू करते हो, उसके बाद आप कहते हो कि जी मैं मूव होना चाह रहा हूँ, तो आप स्टेट से एक रिलीज लेटर ले सकते हो। इट डजेंट मैटर, वो आपको दे देंगे। लेकिन मॉरली यही होता है कि आप एटलीस्ट जो है ना 1 साल से ज्यादा ही रुको,
लेकिन स्टेट अच्छा रिलीज लेटर आपको मिल जाता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तो अब वैसे भी एग्रीमेंट कर ही नहीं रहा फर्स्ट अच्छा अप्रैल अच्छा से, अच्छा। तो उसमें शायद ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाए। फोर नाइन इसका वन मतलब है कि जो 190 जो है उसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। नहीं, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, वो आप किसी भी स्टेट में चले जाओ। सही। मोस्टली होता ही है कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है ना, इन्हीं को ही जी जी। ज़्यादा बेसिकली होता है कि मुझे 190 आ जाए तो मैं विक्टोरिया या न्यू साउथ वेल चले जाऊं। उधर वाले जो होते हैं बेसिकली उन्होंने किधर जाना होता है, उनको एक चीज़ लाइफ की, वो कहते हैं ना, एक शॉ जो गोल है वो अचीव हो गया, पीआर वाला, तो वो उनके लिए लाइफ हम्म। मेलबर्न सिडनी की तो एक टोटली डिफरेंट लाइफ है, तो वो तो उधर से कभी भी नहीं निकलेंगे, मेनली तो कोई भी नहीं सही निकलता। तो सही सही सही। ये सीन है। बाकी 491 का एक इशू है कि वो आपने रीजनल में रहना है, और वो 5 साल का वीजा है, जिसमें 3 साल सही। तक आपने 56,000 पर ईयर अपनी एनुअल इनकम जो है वो मेंटेन रखनी है, और वो भी रीजनल एरिया के। सो वो एक कंडीशन है। उसके बाद आप 191 अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इनकी परमानेंट रेजिडेंसी है। तो जो 491 है उसमें रीजनल में कौन सी एरियाज एक्सक्लूडेड है? अच्छा, रीजनल में इन्होंने बेसिकली इनके जो पोस्ट कोड हैं उनके अकॉर्डिंग इन्होंने रीजनल डिक्लेयर किया हुआ है। अब रीजनल जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ही है। सही। रीजनल एरियाज मेलबर्न के अंदर भी कुछ रीजनल एरियाज हैं जो कि सिटी का पार्ट है, लेकिन वो रीजनल में कंसिडर होते हैं। इसी तरह न्यू साउथ वेल्स में है। सो अच्छा। बेसिकली ये वो सीन है कि अगर अब मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, ये जैसे समझ लें इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद के साथ एक छोटा सा शहर है रवात, ठीक है, कस्बा कह लें। हम्म। तो रवात इज़ अ रीजनल एरिया, और जो इस्लामाबाद है ये एक मेन सिटी है, ये रीजनल में नहीं है। सो बेसिकली इनकी एक लिस्ट ऑफ पोस्ट कोड्स है जो कि उन्होंने पब्लिश की अच्छा। हुई है कि ये वाला पोस्ट कोड रीजनल एरिया में आता है। तो आपको बेसिकली वही सही। शो करना होता है कि आप उस आपने बेसिकली प्रूफ ये देना होता है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए आपको, कि आप उसी एरिया के अंदर रह रहे हैं और उसी में काम कर रहे हैं। अब रीजनल एरियाज में बेसिकली इनकी पूरी WA स्टेट पूरी की पूरी, इवन पर्थ भी ये रीजनल में है। और अभी अच्छा। जो सिचुएशन चल रही है, होपफुली 1-2 साल में ये पर्थ को रीजनल से निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सही। एक आप आ जाएं विक्टोरिया में। विक्टोरिया में का जो मेन मेलबर्न सिटी के अलावा जो एरियाज हैं वो सारे रीजनल हैं, ठीक है। इसी तरह न्यू साउथ सही। वेल में चले जाएं तो सिडनी मेन ग्रेटर सिटी के अलावा सारे रीजनल में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब सही सही। मेलबर्न में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेलबर्न का एक है एरियाज, साउथ मोरागोंग ये उनकी एक है सबर्ब है, जो कि सही। ऊपर अप नॉर्थ वाली साइड पे है, और मतलब सिटी की एंड वाली सबर्ब है। उधर घर सही। वगैरह काफी ज्यादा अच्छे हैं, कंस्ट्रक्शन काफी अच्छी, क्योंकि सारा कुछ न्यू डेवलप हुआ है, लेकिन अभी तक वो रीजनल में है। तो उस उधर से अगर आपने इधर आना है मेलबर्न सिटी में, तो वो 40-45 मिनट्स की ट्रेन है। सो ये है कि आप अच्छा रह विद इन द मेलबर्न ही रहे हैं, I mean, मेलबर्न की जुरिडिक्शन में है, लेकिन आप रीजनल पोस्ट कोड में है तो आपको 491 मिल सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी इसका तरह मतलब कि 491 हाँ में बंदा ये कर इतना इशू नहीं है कि बंदा बिल्कुल मेलबर्न में रह ही नहीं सकता, थोड़ा सा हाँ उसमें भी ये एक वो अवेलेबल है। हाँ, वैसे है कि मेरे कुछ कुलीग्स हैं, जैसे सिमाक का आपको पता होगा, या इस जी जी तरह अदनान फरूक है। जी। सिमाक तो बेसिकली शेपर्टन होता है, और अदनान फरूक होता था मार्वल। ये बेसिकली दो सिटीज हैं मेलबर्न से तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे, ठीक है। और सही। 1.5-2 घंटे ही तकरीबन रखते हैं ट्रेन पे भी। सो ये जॉब्स उधर करते सही। हैं, लेकिन वीकेंड्स पे मेलबर्न आ जाते हैं। वीकेंड्स पे ये उबर वगैरह कर लेते हैं सारी सीन। सो इट इट डजेंट मैटर कि आपको यार वो क्या कहते हैं, ये नहीं कि आप मेलबर्न में नहीं रह सकते, आप रह सकते हैं, लेकिन आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस हम्म। वगैरह सारा कुछ उधर ही शो करवाना है। जॉब में और थोड़ा इसमें आपका जो जॉब में थोड़ी जॉब सी में क्या होता हाँ, है? जॉब में थोड़ी सी डिफिकल्टी ये हो सकती है कि आपको जॉब फिर रीजनल वाले ही देंगे ना, क्योंकि अगर आप देखो इधर बड़ा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का। आप इधर किसी से झूठ नहीं बोल सही। सकते। जैसे ही देखे फॉर एग्जाम्पल आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसने इंटरव्यू किया, सब सेट हो गया, जब उसने आपसे मांगनी है ना आपकी ID, ठीक है,
जिस फॉर एग्जाम्पल आप पासपोर्ट देते हो तो उसने पासपोर्ट का नंबर एंटर करना है, उसके पास सारी डिटेल्स आ जानी है, क्योंकि होम अफेयर्स ने हर जो बेसिकली कंपनी है उसको इतनी एक्सेस दी हुई है कि वो आपका वीज़ा सही स्टेटस चेक कर सके। सो इधर ये है कि आप जो सही झूठ नहीं बोल सकते, पकड़े जाओगे, ये सीन है इधर। सही सही तो सही सही सही। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो वीजा टाइप्स है, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा कि लोगों का फोकस होता है कि 189 ही मिल जाए ताकि रिस्ट्रिक्शंस ना हो। लेकिन असल में ये जो रिस्ट्रिक्शंस है तो ये इतने कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब यू कैन वर्क अराउंड। और जैसे अब 491 में आप रीजनल में है, लेकिन अगर आप मेलबर्न की सबर्ब में रह रहे हैं तो इतना ज्यादा कोई मसला नहीं है। कुछ सबर्ब्स हैं जो कि जाहिर सी बात है सिटी मेन एरिया से बाहर निकल के, तो हम्म। वो रीजनल में आती हैं। मतलब अगर आपने मेलबर्न सही। सिटी मेन में जाना है तो आपको 40-45 मिनट्स, इवन 1 घंटा भी लग जाएगा ट्रेन के थ्रू। तो इट डजेंट सही। मैटर, मतलब आप मेलबर्न लाइफ इंजॉय कर सकते हैं वीकेंड्स पे, आम दिनों में, ठीक है। तो ये वो सीन नहीं है कि बिल्कुल सही। आप पहाड़ों पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल ही कोई रीजनल एरिया है जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वो सीन नहीं है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जैसे आपने बात की ना, मेनली इशू ये है कि हर स्टेट की डिफरेंट रूल्स होते हैं, ठीक है, हम्म। और डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं, इसलिए मोस्टली लोग 189 ही करते हैं, क्योंकि वो फेडरल स्पॉन्सर्ड है, उसमें आपने जस्ट अपनी पॉइंट स्ट्रीम की बेस पे पूरा करना। अब वो भी वो चेंज करने लगे हैं बेसिकली। अब यही न्यूज़ आ अच्छा। रही है कि 189 भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चेंज करने लगेंगे। अब वो टोटली ये डिपेंडेंट नहीं होगा कि सिर्फ आपके पॉइंट्स पे ही वो चलेगा, वो आपकी जॉब भी कंसीडर करेंगे, आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी कंसीडर होगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर वो कंसीडर करेंगे। अब ये नहीं होगा कि अगर एक बंदे के पॉइंट्स हैं 95 और उसके पास ना कोई जॉब है इस टाइम जी। और ना उसने कोई बेसिकली वो पिछले 2-3 सालों से कार्य कर रहा है, लेकिन वो उसने टेस्ट वगैरह दे के अपने 95 पॉइंट्स बना लिए हैं, ठीक है, और जी। एक बंदे के पॉइंट्स हैं 80, उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस भी है, उसके पास जॉब भी है, तो वो प्रेफर करेंगे 80 वाले को रेदर देन 95 वाले। तो ये कोई अभी न्यूज़ आई है कि उन्होंने चेंज करना है क्राइटेरिया 189 का भी। लेट्स सी अब क्या होता अच्छा है। अच्छा अच्छा। दूसरा है कि 190 और 491 की ना हर स्टेट के हवाले से डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं और डिफरेंट उनकी बेसिकली होते हैं कि कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है हर स्टेट वाइज। कुछ स्टेट अलाउ करती है ऑफशोर्स को, कुछ नहीं करती। कुछ कहती हैं कि आपके पास आप उस स्टेट में होंगे फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की सही। बात करते हो तो वो कहते हैं आप 189 तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास 18 मंथ्स का ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस हो, और 491 आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास ऑस्ट्रेलियन 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो। तो वो ऑफशोर्स वालों के पास तो ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो वो सही सी बात है, वो स्टेट के लिए 491 या 190 अप्लाई नहीं कर सकते। अब विक्टोरिया ने बेसिकली अच्छा ऑफशोर्स के लिए ओपन किए थे, वो मेरे ख्याल से कोई उमर, आई थिंक उसका इन्वर्ट है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। इसी अच्छा तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का भी है ऑफशोर्स के लिए 190-491 की, लेकिन उसमें उनकी प्रायोरिटी 4th नंबर पे है। पहले वो अपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, फिर अदर स्टेट्स को देखेंगे, फिर जिनके पास हाईएस्ट नंबर हैं, और फिर जाके वो ऑफशोर्स को देखेंगे। तो इस तरह प्रायोरिटीज जो डिफरेंट है हर स्टेट की। सही सही सही। तस्मानिया और आजकल। जी सॉरी, जी। तस्मानिया की अगर आप बात करें तो तस्मानिया कहते हैं आपको 6 महीने तस्मानिया के अंदर रहना है तो फिर आप 190 या 491 अप्लाई कर सकते हैं। सो इसीलिए जो अच्छा, पाकिस्तान ये से नहीं कि मतलब आप आके भाग जाए फिर। हाँ, ये इसीलिए थोड़े से जो पाकिस्तान से लोग हैं वो डायरेक्ट अप्लाई ही 189 करते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस उनकी मीट कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती। ये इश्यूज सही है। सही 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 सही। अच्छा, और 491 का मिनिमम पॉइंट्स जो है ना, यानी रियलिस्टिकली ऑफशोर एक बंदे का कितने पे हो जाता है? कोई आइडिया है कि रिसेंटली किस लोगों की कोई अभी हुए हो जो वन कम एट वन एट पॉइंट्स? नाइन का राउंड हुआ था दिसंबर में, सॉरी अक्टूबर में आई थिंक हुआ था, उसमें सारे के सारे ऑफशोर्स को उन्होंने दिए थे, और मिनिमम 60 पॉइंट चाहिए होते हैं यूएस सबमिट के लिए करने के लिए, और मोस्टली को 65 पॉइंट्स पे आ गए थे इनवाइट्स। अच्छा हम्म। अच्छा, 189 का आप बता रहे 189 बिल्कुल। अच्छा, हैं? फोर अच्छा, नाइन ये तो वन काफी कम पॉइंट्स में मिले अभी। ऑफ शोर्स थे ना, इसलिए उनको दे दिया। ऑन शोर्स के तो 85, 85 अच्छा, 90 पे आ गए। नहीं ऑन शोर के लिए ज्यादा है ये।
बिल्कुल, वो उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया फिर डिफरेंट हो जाता है ना, क्योंकि ऑनशोर वाले फिर वो देखते हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस क्या है, कि सारी सी अच्छा बात अच्छा अच्छा, कि नहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं तो आपके पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। है। जी जी। अच्छा, सही 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 सही। और ये जो बाकी वीजा है 491 और 190? 190 में जो आपके पॉइंट्स होते हैं उसमें एडिशनल 5 पॉइंट देती है स्टेट आपको। तो सही। और 491 में एडिशनल 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो अभी हर स्टेट का डिफरेंट वेरी करता है ना, क्योंकि जब आपके पास अगर 65 पॉइंट्स है मिनिमम, और स्टेट आपको 15 दे रही है 491 के लिए, तो आपका मिनिमम पॉइंट्स 80 हो जाएंगे। सो जी थ्रेशोल्ड जी। यही चल रहा होता है 491 के लिए, 85 90, यही डिपेंडिंग अच्छा ऑन अच्छा। कि आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है। मेनली जो इनके जो इधर इस टाइम फुली ऑस्ट्रेलिया में टोटल डिमांड है वो बेसिकली एजिड केयर की है, नर्सेज की है, डॉक्टर्स की है। उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ रेडियोलॉजिस्ट हैं। इनकी जो ईओआईज बेसिकली होती हैं, ये मिनिमम नंबर्स पे इनको इनवाइट्स आ रहे थे। इवन कोई डॉक्टर ऑन शोर सही। है या ऑफ शोर है, वो 65 पॉइंट्स के भी उसको पीआर मिलेगी, इट डजेंट मैटर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। और इनकी प्रोसेसिंग टाइम्स का कोई अंदाजा है वीजा के डिफरेंट? वीजास का अभी कोविड की वजह से काफी ज्यादा बैकलॉग चल रहा था, तो 491 का भी ये है कि वीजास जो आने स्टार्ट हो गए हैं, किसी को 4 महीने में आ रहा है, किसी को 7 महीने में आ रहा है। लेकिन एक दफा आप सबमिट कर देते हो एप्लीकेशन 491 की, तो अगर आप विद इन द ऑस्ट्रेलिया हो तो आपको एक ब्रिजिंग वीजा मिल जाता है। बेशक अगर आपका पिछला वीजा एक्सपायर हो रहा है तो आप ब्रिजिंग वीजे पे हो गए, और ब्रिजिंग वीजे पे आप आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, आप इंडिपेंडेंटली किसी भी जगह ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, मूव कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। जॉब के हवाले से मुझे अभी अच्छा अच्छा कंफर्म नहीं है, लेकिन जॉब चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप के पास फुल वर्किंग राइट्स है, आप जितनी देर मर्जी काम करो ऑस्ट्रेलिया में, आप जिधर मर्जी मूव कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो ब्रिजिंग वीजा आपको मिल जाता है। लेकिन आप ऑफशोर हो, डेफिनेटली ऑफशोर आपको वीजा कोई नहीं मिलता, अपने अपने 491 या 190 का वेट करना होता है। लेकिन अगर आप विद इन द ऑस्ट्रेलिया तो फिर आपको ब्रिजिंग वीजा मिल जाते हैं, जिसमें पहले तो अच्छा ब्रिजिंग अच्छा ब्रिजिंग ए वीजा मिलता है, फिर आपने अगर आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जाना है किसी वजह से तो फिर आपको ब्रिजिंग बी वीजा लेना पड़ता है। तो ये चीजें हैं अच्छा लेकिन वो इजीली मिल जाते हैं। कुछ कंडीशन अच्छा में जो कि अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, वो ये करते हैं कि ब्रिजिंग ई वीजा दे देते हैं कि आप एग्जिट करें ऑस्ट्रेलिया, और जब आपका वीजा आएगा तो फिर आप आए। वो डिपेंड करता है कि आपने अपना अच्छा। केस किस तरह प्रेजेंट किया और आपने क्या क्या अंदर जो है झूठ बोले हुए थे, इस वजह से वो फिर ये सिनेरियो हो जाता है। सही सही। और 189 का सबसे ज्यादा होता है प्रोसेसिंग टाइम ना? नहीं, 189 का इस टाइम जो जितना भी बैकलॉग लगा हुआ है वो बेसिकली कोविड की वजह से है। तो अभी जैसे भी न्यूज आ अच्छा रही होती है कि अगर किसी को इनवाइट आया था अक्टूबर में तो उसका 189 आ गया है फेब में, मार्च में। सो ये सारा बेसिकली अच्छा। ये डिपेंड ये वही करता है ना कि आप कितनी जल्दी अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सबमिट करते हैं। मेनली जो लैग आ रहा होता है वो सही पुलिस सही। करेक्टर सर्टिफिकेट्स बनवाने में आ रहा होता है, या कुछ दूसरे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अच्छा। पूरे करने में आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और 189 की तो आपने कहा साइकिल्स होते हैं ना, ये बाकी वीजास के तो साइकिल्स नहीं होते ना, वो तो ईयर राउंड चल रहे होते हैं। 189 के भी सेम ही राउंड चलते हैं, 189 के भी राउंड चलता है, बाकी इन सब के भी क्या कहते हैं राउंड ही चल रहे होते हैं अच्छा। हर और स्टेट। राउंड्स का कोई उनका कोई स्केड्यूल होता है या किस वेस्टर्न तरह होता ऑस्ट्रेलिया है? ने तो अपना स्केड्यूल दिया हुआ है कि हम जी हर मंथ के फर्स्ट वीक में करेंगे टिल जून। अब अच्छा 189 का बताते तो हैं, कोविड से पहले तो स्केड्यूल थे सबके, लेकिन अब का तो ऐसा कोई आइडिया नहीं कि वो किसी भी टाइम जो है वो इनवाइट कर सकते सही सही हैं। सही 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 सही। और इनके कॉस्ट भी डिफरेंट होते हैं ना हर एक वीजा के? नहीं, वीजा एप्लीकेशन फीस सबकी एप्लीकेशन जो। वीजा जब आपने फाइल करना है तो फी सबकी सेम है, मेरे ख्याल से $40 to $50 है सबकी। नहीं, यहाँ तो कोई 4-1 हजार डॉलर की बात वो हाँ करते वही हैं ना, लोग। $4250 आई थिंक सो। अच्छा अच्छा, 4200 से हाँ, सही है सही। और वीजा फीस सही सबके सही लिए सही सेम सही ही है। सही। अच्छा, सबके लिए सेम है हर एक वीजा टाइप हाँ। की। अच्छा तो
अगर इससे हम एक टेक अवे पॉइंट ये ले लें कि यार जो वीजाज है डिफरेंट, तो अ, अगर जैसे हम सब की हालत ये है ना इस ग्रुप में कि वी ऑल वांट टू गेट आउट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हम्म। से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, सॉरी, पाकिस्तान से। वो तो तो सारे ही अब फिलहाल हमें अगर जिसको जिसको मौका मिल रहा जी है वो जी, निकल रहा है। सिचुएशन ऐसी तो है। हमें अगर कोई भी वीजा टाइप मिल जाए तो बस हम बिस्मिल्लाह करें। हम्म। ये है कि मैं आपको रिकमेंड हम, करूंगा कि स्टेट टू स्टेट आप कंडीशंस देख लें। मतलब अभी विक्टोरिया विक्टोरिया ने ऑफ शोर्स को अलाउ किया है, तो आप जी, बेसिकली विक्टोरिया में अपनी यूआई सबमिट कर सकते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप कर लें। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑफशोर्स सही, को अलाउ किया हुआ है। साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, इनका जो मुझे पता है वो ऑफशोर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो विद इन ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस मांगते हैं। न्यू साउथ वेल्स के मैंने सही, रूल्स अभी देखे नहीं है, तो आप उनको देख लें। और उसके अलावा क्वींसलैंड है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, डार्विन वाली जी साइड जी, जो है वो भी, हाँ डार्विन भी रीजनल है। सारा का सारा नॉर्दर्न टेरिटरी भी सारी रीजनल है। तो सही, इनको आप कंसीडर कर सकते हो, देख लो। सही, सही, सही। और इनकी ना जो डिफरेंट एरियाज है, लेट से अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर मेलबर्न में जाता है ना, हम्म। विक्टोरिया में, वहां पर जॉब्स होती है, किस तरह की होती है, मतलब ये कुछ आइडिया है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल है, लेट से किसी का एक्सपीरियंस है या किसी का नहीं है, थोड़ा बहुत अजूम कर लेते हैं कि एक बंदे का ना एवरेज 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, हम्म। लेकिन अगर एक, लेट्स से मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो प्रोसेस इंडस्ट्री में है, जो प्रोसेसिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, हम्म। तो अगर मैं जाता हूँ लेट्स से मेलबर्न, या जनरली आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बताएं कि वहां पर प्रोस्पेक्ट्स किस तरह होते हैं, जॉब्स किस इंडस्ट्री कौन सी है कि जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करते हो। ये इधर डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। सप्लाई चेन है काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद प्रोडक्शंस हैं कुछ। उसके बाद आपने जैसे प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात की, वो भी प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा इधर हैं मेलबर्न वाली साइड पे। सो उसके बाद अच्छा, डिज़ाइनिंग की कुछ जॉब्स हैं। कुछ हमारे एक सीनियर हैं, वो प्योर डिज़ाइन की जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो बहुत कम होती हैं। ठीक है। और सही, फिर इसी तरह प्रोडक्शंस की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड काफ़ी जॉब्स हैं। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बूम आया हुआ है। अगर आप राइट ट्रैक पे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जॉब इजीली आपको मिल जाएगी। मोस्टली लोग ये कर, और हाँ। एवरेज सैलरीज क्या होती है। एवरेज सैलरी अराउंड डिपेंड करता है आपके वर्क एक्सपीरियंस पे भी और जॉब के पोस्ट पे भी। जो स्टार्टिंग वैसे नॉर्मली इधर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को मिल रही है, वो 70 के अराउंड, 70,000 एनुअल इनकम के अराउंड मिल रही है स्टार्टिंग, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके। अच्छा, और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा, और लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस इधर एज ए फ्रेश ग्रेजुएट ही ये कंसिडर करते हैं। अ, मैं तो चलो मैं रिकमेंड ये, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। हम एक्सपेंसेस डिस्कस कर रहे थे। तो सिंगल बंदे के एक्सपेंसेस ये है कि 700 तो तकरीबन रेंट हो जाता है, 200 की यूटिलिटी हो जाती है, 100 तक हेल्थ इंश्योरेंस, 100-150 अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, या अगर आप कार पे जाते हैं तो 250, 200, 250, 300 तक आपका, यानी कि टोटल आपको तकरीबन 1400-1500 तक मंथली एक्सपेंस चला जाता है एक सिंगल बंदे के लिए। और अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो अगर आप एक अपार्टमेंट लेते हैं तो इट कैन गो एज हाई एज $2,000 पर मंथ रेंट, और शुरू में मिलता भी मुश्किल से है, तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि बंदा पहले खुद आए और थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, फिर फैमिली को बताए। अच्छा सॉरी, अब आप बताए हंसने। इसमें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो थोड़ा सा आप वेट कर लें, आप पहले खुद आएं। उसमें ये होगा कि आप आके ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट करें। ठीक है, आप जॉब्स वगैरह हम्म, ढूंढे, हम्म, जॉब जब से आपकी सेटल हो जाए, अ, उसमें फिर आपकी जाहिर सी बात है आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी। आपके पास पे स्लिप्स होंगी, आपके पास बैंक अकाउंट्स होंगे, आपकी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन गई होगी, एक हिस्ट्री होगी। तो उसमें फिर आपको अपार्टमेंट्स वगैरह देखना भी इजी होगा। ठीक है। सो सही, रिकमेंडेड ये है कि आप एटलीस्ट 6 महीने पहले आएँ। ठीक है। 6 सही, महीने पहले आके आप इधर सेटल हों, चीज़ों को देखें, थोड़ी इनकम जनरेट करना स्टार्ट करें, जॉब्स वगैरह सर्च करें, जॉब सिक्योर करें, फिर आप अपनी फैमिली को बनाएं। क्योंकि सही, जब सही, आप पहले आ जाते हैं, पहले आपको एक आइडिया हो जाता है ना कि इधर अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और जी जी जी,
इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इन्फ्लेशन इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में भी काफी ज्यादा हुई है। इंटरेस्ट रेट इनका भी जो गवर्नमेंट का बेसिकली है वो अराउंड 4 to 5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है इधर, जो कि कोविड से पहले सिर्फ वन सही सही। परसेंट पे था। सो जी जी। चीजें काफी ज्यादा इधर डिस्टर्ब है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है वो। जी जी सही सही सही। हाँ वो तो ओवरऑल दुनिया जो है ना टर्मोइल में है थोड़ी। एक तो जंग हो रही है यूक्रेन वाली, और दूसरी कोविड के जो है ना आफ्टर इफेक्ट्स आ हाँ, रहे हैं। कोविड आफ्टर ठीक है। इफेक्ट्स हैं, टर्माइल वो यूक्रेन वाला तो है इतना ज्यादा, शायद इधर ऑस्ट्रेलियन या बाकी चीजों को फेस ना करना पड़े, लेकिन ये कोविड पोस्ट कोविड इफेक्ट्स सही जो हैं वो काफी ज्यादा है। सही सही इसमें इन्फ्लेशन इनकी थोड़ी सी है, चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं इधर भी। ऑल्दो वो आपकी रीच में है, सही मतलब वो पाकिस्तान वाला सिचुएशन नहीं है कि अगर आज क्या कहते सही हैं सही। एक चीज 500 की है तो 2 हफ्ते बाद वही 800 की हुई, ये जी चीज जी नहीं है। लेकिन अफोर्डेबल, लेकिन फिर भी इधर एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हुए हैं। सही। और आपके जो स्पाउस, अगर आपका जो वो लग जाता है ना, लेट से एक सिंगल बंदा आता है उसको 190 या 491 या 189 वीजा लग जाता है, तो फिर अगर वो बाद में शादी करना चाहे तो स्पाउस वीजा किस तरह होता है, वो लग जाता है इजीली? इसमें ये बता दूं कि अगर आपकी पहले से शादी होगी हुई है ना, तो फिर अगर आपने 190 अप्लाई करना है या 491 अप्लाई करना है, तो फिर आपको अपनी पार्टनर की भी स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी और पार्टनर्स के भी पॉइंट्स पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है। सही है तो सही अगर है। आप के जाहिर सी बात है वो दो चीजें उसको अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट जो कि इनको बंदा चाहिए, फॉर एग्जांपल आपकी अगर आपकी वाइफ है, सॉरी अगर मारने की जी, अगर आपकी वाइफ जी ने जी। सिंपल किया हुआ है बीए मैं या सिंगल हूँ, टेंशन ना ले। नहीं नहीं, अगर आपकी वाइफ ने सिंपल मास्टर्स किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जी मास्टर्स जी इन क्या लें उर्दू या इस तरह की चीजों में, तो वो सही। बंदे इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 5 पॉइंट तो आपको वैसे ही गए। हम्म। दूसरा फिर जी अगर जी। वो जाहिर सी बात है उनके पास आइल्स नहीं होता, और वो आइल्स की मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है हम्म। 6 ईच वो नहीं पूरा करती, तो 5 पॉइंट वो भी गए, तो आपके 10 पॉइंट वैसे ही निकल गए। जी जी ठीक है। तो जी जी। बेसिकली ये है कि ऑस्ट्रेलियंस को बंदे वो ही चाहिए जिन जो इनकी जरूरत है, बेशक वो आपकी वाइफ है या जो भी है। हम्म तो वो जो हम्म। अगर वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, उसकी ऑक्यूपेशन और उसकी स्किल असेसमेंट है, तो आपको फायदा है। इसीलिए कहते हैं कि भाई पहले आप पीआर सिक्योर कर लो, उसके बाद शादी कर लेना। हाँ हाँ सही सही सही। अच्छा, स्पाउस और वीजा। जब आप जी जी, जी जी। बोलें बोलें। स्पाउस स्पाउस वीजा का ही पूछ रहा था कि जब आप पीआर सिक्योर कर लो तो हम्म। फिर आपको वो स्पॉन्सर जो करना होता है स्पाउस वीजा का, वो क्या किस तरह होता अच्छा, है और हो अगर जाता है? हाँ हो तो जाता है, अगर स्पाउस आपकी ऑफ शोर है तो आपका वीज़ा 1.5 2 साल में आ जाएगा, और अगर आपकी स्पाउस ऑन शोर है तो यही वीज़ा फिर अराउंड चले जाएगा 3 3 साल तक, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा अच्छा, मतलब काफी ज्यादा टाइम है। है। जी, स्पाउस वीज़े पे आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, तो इसका कोई वर्क अराउंड है, कोई अल्टरनेट? वही विजिट वीज़ा ही है। विजिट वीज़ा आपको साल का मिल जाता है, पहले तो मिलेगा 3 महीने का, उसके बाद आपको 6 महीने का, फिर साल का दे देते हैं, साल 1.5 साल का, उसी देर में फिर आ जाता है तो ये स्पाउस वीज़ा भी। विजिट वीजा में क्या मतलब, वो आपको एग्जिट और एंट्री करनी होती है हम्म। जब वो एक्सपायर होता है? पहली दफा तो आई थिंक करनी होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो पता करना पड़ेगा। हाँ, हम्म। अगर आपकी टीआर है, बेसिकली टेम्परेरी रेजिडेंस है, फिर आपका स्पाउस वीजा 4 5 महीनों में आ जाएगा। सही सही सही। इसका मतलब है कि थोड़ा सा स्पाउस वीजा में मसले हो सकते हैं हम्म। शुरू में। है। यानी कि इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं है कि बस आपने स्पॉन्सर कर लिया और वो आ जाएगी, ऐसे नहीं नहीं होगा। यार, मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, उसका 1.5 साल हो गया वीजा नहीं आया। अच्छा। हम्म। नहीं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को भी आपका दोस्त ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है? उसकी वाइफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। तो उसको फिर क्यों वीजा चाहिए, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है तो? वो तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपके दोस्त को स्पाउस वीजा नहीं आया? मेरे दोस्त का स्पाउस वीजा तकरीबन 1.5 साल हो गया नहीं आया है, तो उसका यही अच्छा। एक्सपेक्टेड है कि सही सही। 2 साल के करीब जाके आएगा या 2 साल बाद आएगा। अच्छा, सही 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 सही। सही, मतलब ये काफी एक पॉइंट है कि टाइम काफी लग जाता है स्पाउस वीजा पे। हम्म। लेकिन लेकिन इसका अगर वर्क अराउंड ये है कि आप
विजिट हम्म। वीजा पे ये कि आपको थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन आप विजिट वीजा पे रह सकते हैं। दूसरा, अगर आप फैमिली पीआर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी वाइफ की भी स्किल असेसमेंट करवा लेते हैं, वो पीटी या आईएलटीएस के पॉइंट्स भी पूरे कर लेते हैं, आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, तो जब आप एज ए एप्लिक 190 अप्लाई कर रहे हैं या 189 अप्लाई कर रहे हैं, तो एज ए फैमिली बेसिकली अप्लाई होगा, तो उसमें ये होगा कि पीआर दोनों की फिर इकट्ठी आएगी, उसमें फिर स्पाउस वीजा वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। सही 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 सही। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपकी वाइफ जो है वो, आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपकी वाइफ जो है वो स्किल असेसमेंट वाली लिस्ट में भी हो, और हम्म। आइल्स की मिनिमम 6 वाली रिक्वायरमेंट पूरी करती हो। हाँ, उनको बेसिकली इतनी चाहिए होगी। सही 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 सही। क्योंकि प्राइमरी एप्लीकेंट आप ठीक है। होंगे, जो जो सेकेंडरी एप्लीकेंट होगा जी जी उसको जी जी। सिक्स, मिनिमम 6 सीट चाहिए। अगर वो प्राइमरी एप्लीकेंट है, आप सेकेंडरी हैं, तो आपको फिर 6 सीट चाहिए। उनको जाहिर सी बात है, उनको तो अपने पॉइंट्स पूरे करने के लिए 8 चाहिए होंगे, जितना बेस्ट वो कर सकें। सही 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 सही, ठीक है। और अच्छा, लास्ट एक पॉइंट है, उस पर बात कर लेते हैं, हलाल फूड ऑप्शंस और बहुत ज्यादा, मुस्लिम कम्युनिटी इन बहुत ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया। आपको इजीली मिल जाएगा लाल फूड। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हलाल हलाल फूड फूड रेस्टोरेंट में, या मीट की आप बात करेंगे स्टोर में जो मिलेगा, दुकान में? ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली कंपनीज जो हैं वो हलाल मीट ही हैं, ठीक है। हलाल मीट ऑफर करती हैं, अच्छा सारी चीज़ें हैं, आपको इजीली ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं इधर, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको देखना पड़ता है थोड़ा सा कि उनके पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं। मोस्टली इधर यार लेबनानी है, अच्छा और बहुत सारे हैं जो इधर अरबी हैं, पाकिस्तानी हैं इवन, ठीक है। तो उन्होंने, जाहिर सी बात, उनके पास अच्छा हलाल फूड वगैरह ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इजीली चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हलाल अच्छा। फूड की रेस्टोरेंट्स इजीली मिल जाते हैं। खाने पीने का इधर कोई मसला नहीं है, खाना पीना इजीली आपको मिल जाएगा हर जगह से, सही हलाल फूड ऑप्शंस। सही 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 सही। और मुस्लिम्स की तरफ कोई इस्लामोफोबिया या प्रेजुडिस, उसका कोई इशू है कोई ज्यादा? नहीं, मैंने आज अभी तक तो कोई नोट नहीं किया, सच कोई इशू नहीं है, इजीली है, इजी सीन है सब। अच्छा अच्छा। सही 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 इवन सही मैं सही। जिधर कंपनी में जॉब करता हूँ, मैंने उनको कहा हुआ है, मेरा रमजान चल रहा है तो मैंने जल्दी जाना होता है, कोई मसला ही नहीं है, आप निकल जाया करो। अच्छा, नाइस। और इवन सही सारी सही। सारी कंपनी क्रिश्चियन है, मतलब जाहिर सी बात है, इधर मोस्टली तो यार वो एथियस्ट हैं, वो मानते मुनते कोई नहीं है, जो इनकी जनरेशन है। लेकिन फिर भी यह है कि मैं ऑफिस में नमाज पढ़ रहा होता हूँ, कोई कोई कुछ नहीं कहता है, आगे किसी को इशू है कोई। सही सही, मतलब कि टॉलरेंट टॉलरेंट है, मतलब हाँ, कि बहुत ज्यादा इस तरह ये। कोई बड़ा हाँ, इशू नहीं है। बाकी ऑब्वियसली बड़े सिटीज में कुछ है, होते हैं जिनको थोड़ी सी कीड़ा करने की आदत होती है, वो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा। वो सीन नहीं है कि इधर आप कि आप पे ये चीजें थोड़े से करेंगे, इस्लामोफोबिया वाला सीन। सही 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 दूसरा, सही। सिडनी और मेल आपसे ये पूछना था। हम्म जी जी सिडनी मेलबर्न में तो सीन वो लबनानी जो है ना, वो फिर इनको पूरे कर लेते हैं ना, वो जो जिधर एरियाज है लबनानियों के, उधर तो ये सीधे रहते हैं, उधर तो ये कुछ ऐसी सीन भी नहीं कर सकते। क्यों, कोई वो बदमाश है कोई लबनानी? लबनानी बहुत बदमाश है भाई, मारते हैं वो। अच्छा 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 अच्छा। असल में मसला यह है कि सही सही। लबनानियों की कोई पांचवी छठवीं जनरेशन इधर चल रही है, तो वो पैदा भी इधर हुए हैं, ठीक है, वो सारे हैं, तो वो उस टाइप के वो कर सकते हैं जरा। हमारी अच्छा अच्छा अच्छा। पाकिस्तानियों की अभी सेकंड जनरेशन है या कहीं की थर्ड जनरेशन होगी, वो एक सीन चल रहा है। लेकिन यह है कि आपको इधर सारे, सॉरी, इंटरनेट हेलो। कनेक्ट, हाँ सॉरी, वो इंटरनेट कनेक्शन जरा issue। तो बाकी ऐसा इधर कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें इजी हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। आवाज़ आ रही है? अच्छा, मेरा अभी लैपटॉप भी बंद होने वाला है, तो फिर इसको कंक्लूड करते हैं। जी जी, अब आ रहे हैं। हम्म अच्छा ठीक है। मैं क्या, मेरा ठीक है ठीक लैपटॉप है, भी। बस मैं आखिरी ये पूछना था कि, जी जी, मैं आखिरी ये पूछना था कि नेशनलिटी आपको 3-4 साल में मिल जाती है ना, जब आपको पीआर मिलता है?
आपको बेसिकली 4 साल मिनिमम ऑस्ट्रेलिया में रहना होता है, और जिसमें आप 90 डेज से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से ओके, आई बाहर नहीं थिंक रह सकते। ठीक लैपटॉप है। बंद हो गया हसनैन का। नहीं नहीं नहीं। तो अब कंक्लूड कर ही लेते हैं हम। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही? हेलो। आई होप सारी चीजें पूछ ली मैंने रफली। वीजा टाइप सी, फूड ऑप्शंस, फर्स्ट वीजा। हेलो। चले। जी जी ठीक है। जी जी हसनैन भाई। अच्छा, मैं बस एंड पे कंक्लूड कर दूं जी जी जी, आ रही आ रही। सिटीजनशिप वाला। उसमें सिनेरियो ये है कि 4 साल मिनिमम आपको गुजारने होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आई रिमेम्बर 4 साल, जिसमें 90 डेज से ज्यादा आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं रह सकते, और अगर आप 90 डेज से बाहर रहे हैं तो वो रीस्टार्ट हो जाता है। उसमें ये होता है कि अगर आपको पीआर पहले साल ही मिल ठीक गई है। है ना, तो जब तक आपके 4 साल पूरे नहीं होंगे, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपके पास पहले ही 3 साल पूरे हैं या 4 साल पूरे हैं, और आपको पीआर को 5वें 6वें साल मिली है, पीआर की एक कंडीशन है कि पीआर मिलने के 1 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है, ठीक है तो ठीक फिर है, इंशाल्लाह समझ गया अगर कोई समझ हुआ तो गया आप जी। टेक्स्ट वगैरह कर लेना, मैं फिर ओके आपको ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है ओके हसनैन भाई, थैंक यू सो ओके, मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके।